अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम इलास्टिसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इलास्टिसिटी होती क्या है। इलास्टिसिटी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिवनेस या सेंसिटिविटी को शो करती है टू जब उस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले हमें डिमांड के बारे में मालूम होना चाहिए कि विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज ऑफ कंज्यूमर, उसको हम डिमांड बोलते हैं। अब विलिंगनेस एबिलिटी, अब हम यहाँ पर बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी उस डिमांड में कितना इलास्टिक है। क्या वो प्राइस चेंज होने से वो अपनी जो चीज़ पहले खरीद रहा था उसकी मिकदार बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, या उसके प्राइस चेंज होने से उसकी जो डिमांड थी उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, कम इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी डिमांड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या उसकी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आज हम सब ये इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट और इसका फार्मूला हम देख लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है ये हम मेजर कैसे करते हैं। चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, जितनी हम क्वांटिटी ले रहे हैं उसका परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमारा जो हमारी प्राइस है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उसकी जो प्राइस में चेंज आ रही है उसका हम परसेंटेज चेंज। तो अब परसेंटेज चेंज क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारी करंट क्वांटिटी है उसमें से माइनस करेंगे प्रीवियस क्वांटिटी, और उनके सम को इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी, हमें ये चेंज इन क्वांटिटी मिल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मिलेगा। और सेकंड, हम जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस फाइंड करेंगे तो करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस, उसका सम करके एवरेज इनटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस मिल जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वो हमारी होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट चलते हैं हमें अब हम जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मूले में हमने जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। तो अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो अब हमें मालूम कैसे होगा कि वो जो हमें कोएफिशिएंट मिला है वो शो किस चीज़ को कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, अगर वो जो कोएफिशिएंट हम फार्मूले में पुट करने से जो हमें वैल्यू मिल रही है वो अगर ग्रेटर देन 1 है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी डिमांड इलास्टिक है, यानी कंज्यूमर का बिहेवियर प्राइस चेंज होने से ज़्यादा चेंज हो रहा है। अगर थोड़ी प्राइस चेंज होगी तो कंज्यूमर ज़्यादा वो क्वांटिटी कम कर देगा, यानी बहुत, यानी ज़्यादा प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर वो चीज़ें बाय करना छोड़ देगा। अगर उसकी प्राइस, अगर इलास्टिसिटी ऑफ कोएफिशिएंट हमें वन ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, अगर लेस देन 1 है तो इन इलास्टिक बिहेवियर होगा, उसका मतलब यानी उसकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हम 10 रुपए की मिल रही थी वो 12 रुपए की हो गई है, तो वो कंज्यूमर पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो उतने की उसे खरीद लेगा। नंबर थर्ड है यूनिटरी इलास्टिसिटी, यानी चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, यानी चेंज क्वांटिटी प्राइस चेंज होने से सेम चेंज क्वांटिटी में आए तो वो हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी होता है, जैसा कि हम यहाँ से ग्राफ से देख सकते हैं। अब हमारे पास है दो एक्सट्रीम केसेस आ जाते हैं एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हमारा यहाँ पर ग्राफ के यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो डिमांड होगी उस डिमांड का कोएफिशिएंट जो हम फाइंड करेंगे वो इन्फिनिटी होगा, मतलब थोड़ी सी प्राइस चेंज होने से वो मुकम्मल अपनी अ, यानी ये हॉरिजेंटल, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रा करेंगे जो कि हमारा परफेक्टली ये इलास्टिक डिमांड है। इसकी मिसाल जैसा कि हम हम ले सकते हैं कि
एक मार्केट में आइडेंटिकल गुड्स, स्टैंडर्ड गुड है, आइडेंटिकल है, सब एक जैसी गुड है, और उस मार्केट में 100 या थाउजेंड्स आप प्रोड्यूसर हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सबकी सब एक ही प्राइस पे प्रोक कर रहे हैं वो चीज़। लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर अपनी प्राइस, गुड की प्राइस 0.1 भी बढ़ाएगा, तो वो जितने भी उसके बायर होंगे वो स्विच कर जाएंगे टू अदर प्रोड्यूस, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वो दूसरे हज़ारों की तादाद में वो दूसरे प्रोड्यूसर मौजूद हैं, इसलिए कंज्यूमर उसको क्विट कर जाएंगे। सेकंड हमारे पास होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब इसकी मिसाल बेसिकली हमारी एसेंशियल गुड और मोस्टली हमारे पास जो होती है मेडिसिन के ली जाती है, यानी मेडिसिन की प्राइस जितनी भी हाई हो जाए, लेकिन अगर हम बीमार हैं तो जाहिर बात है हमें वो खरीद करेंगे, या अपना घर बेचें या कुछ भी करें, हम वो प्रोडक्ट ज़रूर खरीद करेंगे। तो जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है उसका कर्व हमारा वर्टिकल टू वाई एक्सिस होगा। वर्टिकल होगा मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब हमारे पास इलास्टिसिटी को हम मद्देनजर रखते हुए हम टोटल रेवेन्यू टेस्ट करेंगे। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि रेवेन्यू होता क्या है। रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी जितनी हम क्वांटिटी प्रोक कर रहे हैं उसकी प्राइस से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा टोटल रेवेन्यू होगा। अब हम जैसा कि इलास्टिसिटी पढ़ के आए, तो अगर डिमांड इलास्टिक है तो रिड्यूस टू प्राइस गेन मैक्सिमम टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हम हमारी अगर कंज्यूमर की प्राइस इन इलास्टिक है तो हम क्या करेंगे, प्राइस को रिड्यूस करते जाएंगे टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि जितना हम रिड्यूस करेंगे उतने ज़्यादा कंज्यूमर मार्केट में आएंगे और वो चीज़ बाय करेंगे। अगर इन इलास्टिक है तो इंक्रीज प्राइस टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंज्यूमर की हमारे पास वो डिमांड इन इलास्टिक है, तो हम प्राइस को जितना भी इंक्रीज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी कंज्यूमर की हमारे पास जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। नंबर 6 यूनिट इलास्टिक। एट दिस प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमम। इस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम ही होता है। हम हमेशा यूनिट इलास्टिक पे अपनी चीज़ को प्रूव करते हैं। अब हम इस ग्राफ की मदद से देख लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ तक आए तो हम यहाँ 7 6 6.5 6 5.5, यानी हम यहाँ से रिड्यूस करते जाएंगे टू गेन मोर प्रॉफिट यहाँ से। लेकिन हम टू गेन मोर रेवेन्यू, लेकिन हम यहाँ पहुँचकर अगर हम इससे नीचे प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या, हमारा रेवेन्यू क्या होगा, लॉस में कम होता चला जाएगा। यहाँ तक हमारा रेवेन्यू गेन हो रहा था, यहाँ पर मैक्सिमम पे पहुंचा, ये यूनिटरी इलास्टिक है। इस रीजन में हमारा इलास्टिक 1 है, यानी जितना प्राइस चेंज हो रही है उतनी कंज्यूमर क्वांटिटी चेंज कर रहा है, उतनी मिकदार से। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी यूनिटरी है। और अगर हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो जाहिर बात है हमारा जो रेवेन्यू होगा वो डिक्रीज होगा। सो यूनिटरी इलास्टिक पे हमारा जो रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिटर्मिनेंट कौन से होंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूबिलिटी। अब मोर द सब्स्टिट्यूट मोर द इलास्टिक डिमांड, जितने ज़्यादा वो एक चीज़ के सब्स्टिट्यूट होंगे उतने ज़्यादा उस चीज़ की इलास्टिक डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसा कि आईफोन आईफोन जैसी शेप गैजेट्स, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट यानी परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है लेकिन आईफोन जैसा नहीं है, तो इसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। ये जितनी प्राइस बढ़ा लें तो इसकी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसकी फंक्शनलिटी पे बात करें तो बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे, जैसे कि ओप्पो सैमसंग और बहुत ज़्यादा। लेस द सब्स्टिट्यूट less the elastic demand, more the substitute, higher the elastic demand. नंबर सेकंड, प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम। हम देखेंगे कि हमारा इनकम का कितना प्रोपोर्शन है। फॉर एग्जांपल
मेरी इनकम 1 लाख है और मैं कार बाय कर रहा हूँ, 10 लाख यानी 1 मिलियन की कार है। अगर वो 10% से प्राइस बढ़ जाएगी तो मेरी इनकम का वो 100% होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होऊंगा वहाँ पर। शायद मैं वो चीज़ ही ना लूँ। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल साल्ट की मिसाल, नमक की मिसाल ले लें, 10 रुपये का मिल रहा है और अगर उसकी प्राइस डबल भी हो जाए तो मुझ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उसकी 20 हो रही है तो ये दिस इज निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ माई प्रोपोर्शन ऑफ माई इनकम, तो इससे मेरी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाई द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इलास्टिक डिमांड, लेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इन इलास्टिक डिमांड। लग्जीरियस वर्सेस नेसेसिटी, जो भी हमारी लग्जीरियस होती है उसकी हमारी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं और ट्रिप की 20,000 में हम ट्रिप जा रहे हैं, लेकिन अगर उसकी प्राइस 30,000 हो गई है, हम शायद वो ट्रिप पे ना जाएं, अगले साल चले जाएं, क्योंकि वो हमारे लग्जरियस से इतना कोई ना जाने से हमारी कोई सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। और अगर वो नेसेसिटी है तो हमारी जाहिर बात है हमारी उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। जैसा कि हमारे पास फ्लोर है, अगर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, हमें खाना तो खाना है और रोटियाँ भी बनानी पड़ेगी, जाहिर बात है, तो हम फ्लावर की जितनी भी कीमत बढ़ जाए लेकिन हम फ्लावर को कंज्यूम करना नहीं छोड़ेंगे। तो लग्जीरियस मतलब इलास्टिक डिमांड, नेसेसिटी मतलब इन इलास्टिक डिमांड। टाइम हॉरिजन, अब टाइम की बात करें तो अगर टाइम की बात करते हैं, लेट्स सपोज पेट्रोल की कीमत है वो 100 से 200 रुपये हो गई है और शॉर्ट रन में हमारे पास दो टाइम पीरियड होते हैं, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमारी हमेशा डिमांड इलास्टिक होगी और लॉन्ग रन में हमारी इलास्टिक डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट रन में पेट्रोल की कीमत 100 से 200 यानी 100% बढ़ जाती है तो मेरी डिमांड शायद कोई फर्क ना पड़े, बहुत ज़्यादा बहुत कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे कल इंटरव्यू के लिए कराची जाना है यहाँ से, जो कि 500 किलोमीटर है और मेरे पास और कोई अल्टरनेटिव भी नहीं, तो मैं उशार रन में वो अपनी 200 रुपये पे भी पेट्रोल को बाय करूँगा। लेकिन अगर लॉन्ग रन में हम देखेंगे तो मैं ऑफिस जाता हूँ डेली बेसिस पे, तो शायद मैं अपना घर ऑफिस के साथ ही ले लूँ या कोई और अल्टरनेटिव उसका ढूंढ लूँ। तो इन शॉर्ट रन डिमांड इज price elasticity of demand is elastic, and in long run it is in short run it is inelastic demand, and in long run it is elastic demand। ये हमारा हमने टोटल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। जैसा कि हम सप्लाई के बारे में पहले पढ़ के आ चुके हैं, अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब कि एक चीज के एक प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से हाउ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स, उसको प्रोड्यूसर कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इसका हम कैलकुलेट करने का हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। यानी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट है इसकी हम क्वांटिटी परसेंटेज चेंज मालूम करेंगे क्वांटिटी का, और उसको डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमें जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो हमें बताएगा कि ये प्राइस इलास्टिक प्राइस इन इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक। तो प्राइस इलास्टिक या सप्लाई हम हमारे पास इसके डिटरमिनेंट हो गए। हम हमारे पास तीन डिटरमिनेंट है। एक इमीडिएट मार्केट पीरियड, अगर हम इमीडिएट मार्केट पीरियड में इंटर हो तो हमें मालूम होगा कि फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स हैं मेरे पास, टमाटर है, मार्केट में लेके जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं आज वहाँ पर सप्लाई नहीं बढ़ा सकता अपनी, क्योंकि मेरे पास इमीडिएट मार्केट भीड़ है। मुझे बहुत जल्दी अगर प्राइस अगर सॉरी डिमांड नहीं सॉरी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है मार्केट में उस टमाटर की, तो मैं इंस्टेंटली उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। तो मैं क्या करूँगा कि जितनी भी मेरे पास होंगी मैं वो बेच दूँगा, या पेरिशेबल गुड मतलब टमाटर
कितनी भी प्राइस कम हो जाए तो मुझे वो बेचना ही है, तो जाहिर बात है उसको क्रॉप करके वापस आ जाएंगे। और एक लॉन्ग रन होगा और एक हमारे पास शॉर्ट रन। तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन में बात करें तो इमीडिएट मार्केट पीरियड में हमारे पास जो पेरिशेबल गुड है उसकी हमारी सप्लाई होगी इलास्टिक होगी, यानी जितनी प्राइस प्राइस जितनी ज़्यादा हो या कम हो हमारे पास हमारी सप्लाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो हमारी शॉर्ट रन में सप्लाई इन इलास्टिक होगी। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैं वीट की प्रोडक्शन करता हूँ। अगर वीट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, फॉर एग्जांपल 2000 से 3000 में चली जाती है, तो मैं अपनी शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मेरा कैपिटल फिक्स है यहाँ पर। मेरी हर चीज़ सिर्फ वेरिएबल क्या होता है, मेरे पास लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगा के उसकी थोड़ी बहुत प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं उस लेवल तक नहीं बढ़ा सकता कि मैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्लाई कर सकूँ मार्केट में। तो शॉर्ट रन में जो हमारी सप्लाई होगी वो इन इलास्टिक होगी, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखें तो हम अपना कैपिटल भी मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकते हैं और हमारे पास जो कि हर चीज़ वेरिएबल होगी। तो मैं लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा सप्लाई कर सकता हूँ, तो लॉन्ग रन में जो मेरी सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी। अब बात है क्रॉस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब एक चीज़ एक गुड की डिमांड प्राइस चेंज होने से वो दूसरे गुड की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय दूसरी प्राइस की प्राइस दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस उसका परसेंटेज चेंज डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि क्रॉस जो वो हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगी। इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव देन द गोस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का जो ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव मतलब कि ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारे गुड सब्स्टिट्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल कोका कोला और पेप्सी। अगर हम एक चीज़ की प्राइस बढ़ा दें तो एक चीज़ की प्राइस बढ़ा देंगे दूसरी की क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो इनके जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो हमें बताएगा कि ये सब्स्टिट्यूट है। इफ द क्लास velocity of demand is negative then the goods are complementary। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं, अगर इनका जो क्रॉस वेलोसिटी ऑफ डिमांड वो नेगेटिव आ रहा है तो ये हमें बताएं कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। फॉर एग्जांपल पेट्रोल और कार, अगर पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी तो कार की ऑटोमेटिक डिमांड कम हो जाएगी। तो मतलब इन दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव रिलेशनशिप है वो हमें शो कर रहा है कि दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। इफ द क्रॉस वेलोसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो देन द गुड्स आर इंडिपेंडेंट। मतलब अगर ग्रास लॉस की जीरो ग्रास लॉस की डिमांड जीरो आ रही तो कोई भी इनका रिलेशन नहीं होगा आपस में। फॉर एग्जांपल बनाना की प्राइस बढ़ने से ऑयल की प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट गुड्स, यानी इनकी क्रॉस वेलोसिटी जीरो है। आखिर में हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब एक गुड की इनकम बढ़ने से दूसरी अगर एक इनकम बढ़ने से एक गुड की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव देन द गुड्स आर नॉर्मल। ये मतलब एक इसमें हमारे पास इंफीरियर गुड होगा, एक दूसरा होगा हमारे पास नॉर्मल गुड। अगर दोनों का रिलेशन अगर दोनों गुड्स का रिलेशन आपस में पॉजिटिव है देन द गुड्स आर नॉर्मल। फॉर एग्जांपल अगर अगर कोई भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल पोलो की शर्ट्स हैं, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और मैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है मेरे लिए, मैं उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, नॉर्मल गुड हुआ। लेकिन इफ द इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज नेगेटिव देन द गुड्स आर इंफीरियर। फॉर एग्जांपल
अगर अ, अ, जैसा कि गुड्स में आपस में नेगेटिव रिलेशन हो, जैसा कि सब्जी की कीमत बहुत ज़्यादा, इनकम मेरी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्विच कर जाऊँगा मुर्गी से सब्जी की तरफ, यानी इन दोनों का आपस में नेगेटिव रिलेशन, सब्जी और मुर्गी का। अ, तो ये जो नेगेटिव रिलेशन ये शो कर रहा है कि जो सब्जी मेरे लिए इंफीरियर गुड है और मुर्गी मेरे लिए नॉर्मल गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिलॉसफी। थैंक यू।